इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर, और मेरे लिए व्यक्तिगत प्रसन्नता है कि उनके नाम पर मेरा नाम है, डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी जी, जिन्हें बहुत दिनों से मैं जानता हूं, पर जिनके शिक्षाविद होने और शिक्षा के बारे में बड़े गंभीर और गहरे ढंग से सोचने के कारण मेरे मन में उनके प्रति बड़ा आदर है। डिप्टी डायरेक्टर डीन एकेडमी डॉक्टर अनुपम वर्मा जी, डॉक्टर वीनू जी, यहाँ फैकल्टी गण, सभी हमारे युवा छात्र मित्र, पत्रकार भाई, यहाँ सम्मानित होने वाले हमारे गौतम बुद्ध नगर के समाज सेवी, प्रांगण में उपस्थित खास तौर से मेरे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं 32वें फाउंडेशन डे पर बिमटेक को बधाई देना चाहूंगा। जो संस्था, जैसे आपने सुना कि गांधी जी और बिरला जी, जो हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान के जो श्रेष्ठ ढंग से सोचने वाले लोग थे, उनके प्रभाव में उनसे जुड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह संस्था आने वाले समय में भी इसी तरह गौरवमयी अपनी पहचान बनाएगी। मैं पुनः शुभकामना देता हूं। जैसा डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने बताया कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है। आपने भी सुना लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, उनका भी जन्मदिन है। पर मैं मानता हूं कि आज के दिन आपके गौरवमय संस्था में जब हम 150वीं वर्षगांठ के इस अवसर पर चर्चा कर रहे हैं और जो विषय है गांधी विकल्प, गांधी द ओनली ऑप्शन, तो हमें खास तौर से जो युवा बैठे हैं उनके बारे में, उनके ढंग से सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने जीवन का लंबा हिस्सा देख लिया, जिनके पीछे अब कम है, आगे कम है, बल्कि पीछे बड़ा हिस्सा गुजर गया, वो खास तौर से इन युवकों के बारे में सोचे कि इनके लिए गांधी की क्या प्रासंगिकता है, या इस 150वीं वर्षगांठ पर उन्हें गांधी को किस रूप में सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कि इनका लंबा भविष्य है और यह उम्र ऐसी है जिसमें आप नए सपने देखते हैं, नई आकांक्षाएं होती हैं, नए ढंग से सोचते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं। वो अवसर आपको मिलना चाहिए, वो माहौल मिलना चाहिए, वो परिस्थिति मिलनी चाहिए। पर कुछ ही दिनों पहले मैंने एक खबर देखी जो पूरी दुनिया में सबसे चर्चित हुई। एक बहुत कम उम्र की लड़की ग्रेटा थनबर्ग, जो स्वीडिश इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है, उसने किस तरह यूएन के आगे प्रदर्शन किया। वो पिछले लगभग कई वर्षों से, जब 8 वर्ष की उम्र की थी, तब वो बता रही है कि दुनिया में कैसे अगर इन्वायरमेंट हमने नहीं बचाया तो हम बच्चों को जो भविष्य मिलेगा वो सुरक्षित नहीं मिलने वाला। मैं विस्तार से बताता, पर 2011 से जब वो 8 वर्ष की उम्र की थी, तब से वो लड़की लगातार अपने घर में और बाहर इस बात का प्रतिरोध कर रही है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे दुनिया सुरक्षित रह सके। वो दुनिया किस हालत में है? अभी हाल में बड़ी दुनिया की चर्चित पुस्तकों में से एक पुस्तक आई, जिसमें निश्चित तौर से आपने देखा होगा, 21st Lessons for the 21st Century, युval नोआ हरारी, यानी 21वीं शताब्दी के लिए 21 बड़े सवाल क्या हैं जो हमारे आपके फ्यूचर को तय करेंगे, बल्कि इन बच्चों के फ्यूचर को तय करेंगे, कैसा समाज उन्हें मिलने वाला। उसमें एक जगह हम मेंशन करते हैं, वर्क इज डिसअपीयरिंग फॉर द अर्स्टवाइल वर्किंग क्लास। जो पहले कि समाज या व्यवस्था में जिस तरह से एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस होते थे और जिस रूप में आपको नौकरियां मिलती थी, अब वो भविष्य नहीं मिलने वाला। इट्स अ टेक्नोलॉजिकल चेंज। पहले विचार दुनिया को चलाते थे, अब टेक्नोलॉजी चलाते। मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि वो व्यक्ति आगे क्या कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लेस टुडे इन द वर्ल्ड इज सिलिकॉन वैली, नॉट द अदर प्लेसेज।
It is Silicon Valley that people are creating new religions, techno-utopian, transhumanist, and it is those religions that will take over the world, that will determine the future. बहुत मोटे तौर पे अगर मैं आपको कहूं तो मैं जे लेमैन क्या सोचता हूं कि पहले विचार दुनिया को बदलते, अगर विचारों पे अपने धर्म का छोड़ दे पहले, लेकिन जब से फ्रांस में क्रांति हुई या उसके बाद फिर रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई, भारत में बड़ा बदलाव आया। आप कल्पना नहीं कर सकते भारत में जो गांधी जी के आने के बाद बदलाव आया है, पर उसको आप छोड़ दें भी तो सबके पीछे विचार थे। विचारों से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन विचार लोगों को प्रेरित करते। उसमें मैं कहता हूं, मैं मानता हूं उन विचारों के दौर में आप सहमत हो या असहमत, मार्क्स का प्रभाव ऐसा था जो दुनिया में सभ्यताओं को, देशों की सीमाओं को तोड़कर हर जगह पहुंचा कि गरीबी का अंत हो सकता है, गरीबी खत्म हो सकती है। लेकिन उस मार्क्स से भी आगे स्टीव जॉब्स का वो जो आईपैड वो पहुंच गया, घर घर पहुंच गया। इट्स टेक्नोलॉजी विच इज चेंजिंग द वर्ल्ड। अब बहुत विस्तार से इसमें डिस्कशन हो सकता है कि कैसे इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आने के बाद 1991 में मैंने किताब पढ़ी थी इकोनॉमिस्ट की, एक महिला पत्रकार का, कैसे डेथ ऑफ डिस्टेंस यानी दूरियों के खत्म हो जाने से दुनिया कैसे बदल गई। उसको बहुत मोटे तौर पे आप समझे तो मैं अपने गांव से बनारस पहुंचता था 3 दिनों में, बंबई पहुंचता था 3 दिनों में, और हर आदमी, क्योंकि आने जाने के साधन बड़े सीमित थे, ऑप्शंस बहुत कम थे। आज अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप कहीं पहुंच सकते हैं बहुत जल्द। दिल्ली से आप लंदन जा सकते हैं, न्यूयॉर्क जा सकते हैं। तो ये वन वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड जो बन रहा है, ये टेक्नोलॉजी ने संभव किया। ये टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल दी। इसका असर क्या हुआ वो बताते हैं। सिंस 1500 ह्यूमंस पॉपुलेशन हैज इंक्रीज 14 फोल्ड, 14 गुना, प्रोडक्शन टू 40 फोल्ड एंड एनर्जी कंजम्पशन 115 फोल्ड। The last 500 years have witnessed a phenomenal and unprecedented growth in human power. The total value of goods and services provided by humankind in the year 1500 is estimated at 215 billion. In today's dollars, nowadays the value of a year of human production is close to 60 trillion. अब ये सारी चीजें बनती कहाँ से? ये आपके जो ये जो रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस का किस रूप में उपयोग होता है इनके प्रोडक्शन में। आगे वो कहते हैं कि आज कैसे स्थिति बदल गई है। That old enemies of mankind, plague, famine and war are now manageable. उनको हम मैनेज कर सकते हैं। उनसे पहले बड़े पैमाने पर डेथ्स हुआ करते थे, विनाश हुआ करते थे। For the first time in history, he writes, more people die today from eating too much than from eating too. मैं देख रहा था हमारे समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक जो हुए, जिनका 2 वर्ष पहले लगभग निधन हुआ, और बहुत लेमैन की दृष्टि से आप जानते हैं, मैं पत्रकार में तो बहुत ग्रास रूट की दृष्टि से सोचता हूं कि हमारे समय के आइंस्टीन जो हुए, स्टीफन हॉकिंग, उनकी जो अंतिम पुस्तक 2 वर्ष पहले आई है, आप जानते हैं कि प्रकृति ने उन्हें जिस रूप में बनाया था वो बहुत स्वस्थ और बहुत वो नहीं थे, लेकिन हमारे समय के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनकी जो पुस्तक आई, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, ये हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जो अपना फ्यूचर जानना चाहता है। अब गांधी को मत पढ़िए, गांधी को मत देखिए। आप अगर आज की तारीख में शुद्ध रूप से अपने लिए बेहतर फ्यूचर तलाशते हैं तो इन सवालों को आपको जानना होगा। उन्होंने क्या बताया है ये मैं बताऊं, इसके पहले मैं आपको 2-3 और फैक्ट बताना चाहूंगा। संक्षेप में मैं अपने तरीके से बताऊंगा। मोटे तौर पर ये जो पॉपुलेशन के एक्सपर्ट्स हैं, या जो फ्यूचरोलॉजी एक नई विधा आई है जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट फ्यूचर का, और सोशल सिचुएशन क्या होने वाली है, सामाजिक संबंध क्या होने वाले, इस पर अध्ययन लोग करते हैं। उनके अनुसार आज की जनसंख्या लगभग 7.2 बिलियन के आसपास है, और धरती के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी पानी से लेकर उत्पादन करने और आपकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता, उसे 2 बिलियन लोगों की। फोरकास्ट ये है कि कुछ ही 100 में, मतलब 150 वर्ष के अंदर
ये 900 बिलियन होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि धरती पर क्या किस ढंग का प्रेशर आने वाला है। पानी का सबसे बड़ा संकट आज आप देखते हैं, only 2.5% of the world's total water volume is fresh water, or out of the 2.5, 70% is frozen. The depletion of our water resources is more serious than the current oil depletion. There are substitutes for oil, but nothing can replace our drinking water. 70% of the available fresh water that remains in use is agriculture, 20% in industry, and only 10% is being used for human consumption. अब ये वाटर इस तरह संकट होने के कारण क्या है? खेतों में भारी पैमाने पर आपको पानी देकर सिंचाई करनी पड़ेगी। वो जरूरत है कि इतने लोग बढ़ेंगे तो उसके लिए आपको खाद्यान्न का इंतजाम करना है। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सीपेज, सॉइल राइजिंग टेम्परेचर, इन सबको मैनेज करने के लिए आपको ये पानी चाहिए। और पानी की स्थिति आप देख रहे हैं, ऑयल, इसके बारे में भी इसका मान लीजिए कह रहे हैं कि सोलर पावर, विंड पावर ये सब्स्टिट्यूट हैं, लेकिन इसका भी भंडार मैक्सिमम 30-40 वर्ष जो हमारे लोग आते हैं वो है, उससे ज्यादा आपको ढूंढने के लिए अब कोई नया विकल्प ढूंढना होगा। इससे क्या हो रहा है? इसका परिणाम ट्रांसपोर्टेशन पे इसका गहरा असर पड़ेगा, कीमत बढ़ेगी, CO2 जो वैज्ञानिक हमारे कहते हैं जो कार्बन, उसका किस तरह से असर पड़ने वाला है। जंगल, अनुमान ये है कि an estimated 18 million acres of forests are destroyed each year. फॉरेस्ट का नाश होना, उसका क्या असर पड़ता है आप जानते हैं। ये क्यों हो रहा है? अर्बनाइजेशन के कारण, इलीगल लॉगिंग, एग्रीकल्चर, खेती करनी है। इसके परिणाम क्या है? सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग। इस तरह से आजकल आपने ये चर्चा सुनी होगी कि अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है, यानी एक वर्ष में धरती जितना रिसोर्स नेचुरल पैदा करती है उतना आप कंजम्पशन कितने दिन में करते हैं। ये हिंदू में एक खबर थी 2015 में कि द वर्ल्ड हैज एग्जॉस्टेड नेचर्स बजट फॉर इंटायर ईयर, टुडे Earth's overshoot day. This means that between January 1 and August 13, 2015, humanity has used as much from nature as the planet can renew in the entire year of 2015. यानी 2015 में जितना आप नेचर से, जो नेचर आपके लिए चीजें दे सकता था, वो सब आपने कंज्यूम कर लिया सिर्फ 7-8 महीने में। इसलिए क्या संकट है आप समझ सकते हैं। अब मैं मार्क टुली का, जो हमारे समय के बड़े दुनिया के जाने माने पत्रकारों में से रहे, उनका बहुत 2015 में एक बड़ा गंभीर चेतावनी का लेख आया, उसका कुछ अंश आपको मैं सुनाना चाहूंगा। उसमें लंबा है कि कैसे पश्चिम ने जो विकास का रास्ता अपनाया था, उस वक्त गांधी ने तो कहा था, वो बात में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, पश्चिम इस बात में गर्व अनुभव करता दिखाई देता है कि वह प्रकृति को बस में कर रहा है। इसलिए टैगोर ने कहा, भारत अपना पूरा जोर उस समरसता और लयबद्धता पर देता है जो व्यक्ति और इस अर्थ मतलब ब्रह्मांड के बीच, कॉस्मोस के बीच मौजूद है। उसका असर क्या हुआ कि अमेरिका के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट जेफरी सैचस कहते हैं, यह अर्थव्यवस्था पश्चिम की कर्ज, प्रचार और बर्बादी की अर्थव्यवस्था हो गई। फिर आगे वो कहते हैं कि एक वो पुस्तक का रेफरेंस देते हैं, अर्थशास्त्री राम गोपाल अग्रवाल ने अपनी हाल की किताब इंडिया 2050 ए रोडमैप टू सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी में चेतावनी दी है कि धरती पर इतने संसाधन नहीं है कि 1.50 अरब भारतीय उस पर से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सके, जिस दर पर आज धनी देश कर रहे हैं। भारत के अग्रणी भौतिक शास्त्री फिजिक्स विक्रम सोनी ने हाल में नेचरली नामक पुस्तक लिखी है, जिसके उपशीर्षक में लिखा है ट्रेड सॉफ्टली ऑन द प्लेनेट, यानी इस धरती पर धीमे चले, धरती नाजुक दौर में है, हमारी जीवन शैली अलग विकसित करनी पड़ेगी, वरना पूरे इस अर्थ के लिए गहरा और गंभीर संकट है। इसी तरह
अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में लगभग 4-5 दिनों पहले 26 तारीख की खबर है, सी लेवल्स राइजिंग फास्टर इंडियन सिटीज एट हाई फ्लड रिस्क। इसमें देश के कई शहरों का उल्लेख है, कलकत्ता, मुंबई, सूरत, चेन्नई, जो आने वाले दिनों में गंभीरता से उनका अस्तित्व प्रभावित होने वाला है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीजें भारत के संदर्भ में हैं। मैं आपको 2 चीजें और दिखा करके आगे बढ़ता हूं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है 2018 की, एयरपोर्ट्स नियर सीज इन क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। दूसरा है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं है, अमेरिका का यूएस स्कूल्स नाउ गिविंग हीट डे हॉलीडेज। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो संकेत ऑलरेडी नेचर हमें दे रहा है। अब स्टीफन हॉकिंग ने अपनी पुस्तक में क्या चीजें कही, जिसमें कहा ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। बताया कि 4-5 बड़े खतरे हैं इस धरती के लिए। अगर इसको हमने इसका हल नहीं किया तो हमें अपने लिए कोई नया प्लेनेट ढूंढ लेना चाहिए। हम दुनिया में कहां रहेंगे उसका एक विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। वो कहते हैं, नाउ मोर देन एट एनी टाइम इन आवर हिस्ट्री आवर स्पीसीज नीड टू वर्क टुगेदर। हमें मिलकर इसका रास्ता तलाशना होगा। जितने दुनिया में जितने देश हैं, जितने तरह के लोग हैं, सबको मिलकर कोई विकल्प ढूंढना होगा। वी फेस अवे सम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। प्रलयकारी इन्वायरमेंटल चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज फेस कर रहे हैं, फूड प्रोडक्शन, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, ओवर पॉपुलेशन, द डेसिमेशन ऑफ अदर स्पीसीज, एपिडेमिक डिजीजेज, acidification of the oceans. Together they are a reminder that we are at the most dangerous moment in the development of humanity. ये कोई सामान्य आदमी नहीं कह रहा, हमारे सामने का, हमारे वक्त का सबसे बड़ा वैज्ञानिक। We now have the technology to destroy the planet on which we live but have not yet developed the ability to escape it. यानी हमने क्षमता वो हासिल कर ले कि इस प्लेनेट को खत्म कर दे, इसको बचाए कैसे, ये क्षमता आपने हासिल नहीं की। और ये असाधारण आदमी कह रहे हैं अपनी पुस्तक में, जिस पुस्तक के बारे में ये उल्लेख है उस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर, द फाइनल बुक फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स इन हिस्ट्री। द फाइनल बुक फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स इन हिस्ट्री इज ए पर्सनल व्यू ऑफ द चैलेंजेस वी फेस एज ए ह्यूमन रेस एंड वेयर वी फेस एज ए ह्यूमन रेस and where we as a planet are heading next. उन्होंने 5-6 चीजें कही, क्लाइमेट और पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉपुलेशन, और ध्यान रखिए उन्होंने जो चेतावनी दी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा। एक वैज्ञानिक ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद तो बहुत सारे विचार आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, कैसे इसका क्या खतरा है, पर ये उन्होंने बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि यह जो सृष्टि है, मनुष्य है, ये कहां हम सब खड़े हैं। अब लेटेस्ट मैं आपको बताऊं कि अभी मैं टाइम मैगजीन देख रहा था, ये सितंबर 23, 2019 का टाइम इश्यू, 2050 हाउ अर्थ सर्वाइव्ड। 250 तक यूएन ने तय किया है कि अगर हमने कार्बन खत्म करने का जो अपना पैमाना या एनवायरनमेंट को या क्लाइमेट को ठीक करने की जो चीजें तय की, वो उसका पालन नहीं किया हमने, तो धरती है खतरे में। ये पूरा अंक इस पर है कि कैसे ये धरती आज की तारीख में हॉटेस्ट प्लेस हो गई, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और क्यों बचाने की जरूरत सबके लिए जरूरी है, इसका क्या रास्ता है। उसमें वो कहते हैं कि ये टाइम्स कवरेज ऑफ बिगेस्ट क्राइसिस फेसिंग आवर प्लैनेट, ये आज के बिगेस्ट क्राइसिस। फिर वो कहते हैं 3 decades from now we will be on the cusp of 250, the year by which we must have already acted with urgency as outlined by the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change to have any chance of keeping average global warming to 1.5 centigrade above 19th century levels. That is the line above which scientists agree that the effects of climate change, extreme weather, rising seas, wildfires, a deepening refugee crisis will be even more disastrous. यानी 250 तक अगर हमने इन चीजों का पालन नहीं किया और
2019 तक जो क्लाइमेट का जहाँ तक वो टेम्परेचर था उससे सिर्फ 1.5 सेंटीग्रेड अगर अधिक कंट्रोल करके नहीं रखा वहाँ तक, तो इसके क्या गहरे असर होने वाले हैं। ह्यूमन नेचर, जैसा वो कहते हैं कि जर्नलिज्म की तरह ये डेडलाइन है इसका, ये 250 इस पत्रिका के दृष्टि से एक तरह का डेडलाइन है। अगर हम ये पालन नहीं किया तो किस तरह का खतरा हम फेस करने वाले हैं, आप देखें। अब बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि नौजवान अगर दिलचस्पी रखते हो तो इन चीजों पर हमें बहस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। गांधी ने क्या कहा जब आजादी की लड़ाई चल रही थी, तब गांधी से बार बार लोगों ने पूछा कि भारत के विकास का रास्ता क्या होगा, भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो अब तक का मॉडल है वो पूंजीवाद का मॉडल है, साम्यवाद का मॉडल, समाजवाद का, मिक्स्ड इकोनॉमी आप कह लें, तो उसमें विकास का रास्ता क्या होगा। तो गांधी ने बार बार जब ये सवाल पूछा गया तो गांधी ने कहा कि देखिए हमारे विकास का रास्ता जो भी हो, पर ये ब्रिटेन का रास्ता नहीं होगा। वजह क्या बताया, कहा ब्रिटेन एक छोटा देश है, आपके शायद केरल के बराबर हो या उसके आसपास से हो, वहां की आबादी कुछ 1 करोड़ है, हमारे भारत की आबादी तब 25-30 करोड़ कुछ थी। कहा कि उतने 1-2 करोड़ जो लोग हैं उनके, या 3 करोड़ जो भी हो, उनके लाइफ स्टाइल को, उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए, उनके भौतिक सुख सुविधा के लिए, यह स्थिति कायम करने के लिए उसको दुनिया को गुलाम बनाना था। आप जानते हैं कहा जाता था कि ब्रिटेन के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, तो उसे पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को अपने यहां ले जाना पड़ा। अभी हाल में विलियम डैरेल की किताब आई है, किस तरह भारत को गुलाम बनाकर कितनी संपदा भारत से ले जाई गई। इसके पहले शशि थरूर ने भी पुस्तक लिखी, तो भारत की कितनी संपदा गई, और इसी तरह अफ्रीका और दूसरे देशों पर जहां ब्रिटेन का आधिपत्य था, कितनी संपत्ति वो ले गए। तब उनके यहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तब उनकी लाइफ स्टाइल ये हुई। तो गांधी ने कहा कि भाई इतने कम लोगों के इस लाइफ स्टाइल के लिए इतना गुलाम बनाना पड़ा इतने देशों को, तो भारत जैसे देश के लिए कितने प्लैनेट्स को गुलाम बनाना पड़ेगा। इसलिए हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता बिल्कुल भिन्न होगा। अब इस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि गांधीयन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई मॉडल है क्या, आज इस पर बहुत बहस हो रही है और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन उस पर कभी बात होगी तो अलग से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। उस पर है ऐसा लगता है, क्योंकि तभी आप देवी कृपलानी को पढ़ें, जेसी कुमार पापा को पढ़ें, श्रीमन नारायण को पढ़ें, इकोनॉमिक्स जेडी सेठी को पढ़ें, जेके मेहता जो इकोनॉमिक हिस्टोरियन अपने देश के, वो सबसे फेमस लोगों में जो उस वक्त दुनिया में इकोनॉमिक हिस्टोरियन हुए, उनमें से उनका नाम था। पारसी थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक हिस्ट्री के सबसे बड़े विद्वानों में थे। ये सब मानते हैं कि गांधीवादी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है, पर उन दिनों हमारे यहाँ जो सत्ता में आए उन लोगों को कोई बड़ा सपना था कि हम पश्चिमी रास्ते से जाएंगे तो विकास कर लेंगे। इसकी सबसे सख्त आलोचना उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल पे जिन लोगों ने देश को डाला, उनके प्रशंसकों ने अब की है, उनके रहते की है। उन्होंने खुद भी जीवन में इसका एहसास किया कि शायद हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दृष्टि से देश को सही रास्ते पर नहीं डाला, गांधी के रास्ते पर नहीं डाला। और गांधी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता क्या है, जो उन्होंने पंडित जी को पत्र लिखा, उसमें प्यारेलाल की पुस्तक में है, लास्ट पेज में कहा कि भाई आप सहमत हुए या ना सहमत हुए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां जाने कि हमारे आपके विचार इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर क्या भिन्न है और मैं कैसे सोचता हूं। इट्स ऑलरेडी नोटेड देयर। अब आप देखें कि दुनिया के जाने माने IMF के डायरेक्टर हों या और कई इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं कि नहीं, गांधी ही रास्ता है, गांधी ही इसका कोई विकल्प दुनिया की इस क्राइसिस में ढूंढ सकते हैं। ये मैं इकोनॉमिक टाइम्स का आपको 1994 का एडिटोरियल सुनाता हूँ, 4 लाइन से। When International Monetary Fund Managing Director Michael Kamakidas begins quoting Mahatma Gandhi, it would appear that popular misconceptions have finally given way to a pragmatic reappraisal. Gandhi saw it the fundamental problems was the chronic unemployment in the villages,
Revitalizing the vast countryside he believed would act as an engine of change of the nation. He opposed neither machinery nor technology, but sought appropriate methods of harnessing the immense labor force to the country's development needs. For decades, economists have ridiculed the Gandhian model of economic development, terming it unworkable. The myth that is his own country subscribes to was that the man was an impractical visionary, not at all cognizant with the imminence of technological advances made by the world, and that he was dodged opposed to industrialization. ये गांधी को लेकर 1994 से जब दुनिया के सामने गहरे अर्थ संकट खड़े हुए, तब IMF वगैरह जैसे संस्था के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो टॉप ढंग से सोचने वाले उस हल को निकालने की जिम्मेदारी जिन पर है, वो कह रहे हैं कि अब मुझे गांधी के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। हालांकि उनके देश ने उनको इग्नोर किया है, उनको इम्प्रैक्टिकल माना है। अपने यहाँ तो जो समस्याएं हैं उनमें सचमुच लगता है कि गांधी ही विकल्प है, पर इस पर विस्तार से और चर्चा हम सब कर सकते हैं। अब मैं आपको दो चीज और बताना चाहता हूँ। अभी हाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट हुआ संघाई में, और खासतौर से यंग जनरेशन के लोग जो इन चीजों बहुत रुचि रखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी कैसे मतलब इट्स काइंड ऑफ गॉड, तो उसमें एलन मस्क का नाम बहुत दुनिया में चर्चित है। वो कहते हैं कि अब दूसरे ग्रह पे जाना है और बिल्कुल डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लाकर नए ढंग से उस व्यक्ति ने सोचने और काम करने का प्रयास किया। और उसी तरह से चीन के जैक मा, वो अपने ढंग के अलग इंटरप्रेन्योर हैं, आप मैनेजमेंट के लोग आप बेहतर मुझसे जानते होंगे। दोनों में बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट हुआ संघाई में अभी हाल में, महीने भर के अंदर। निकाल कर देखिए कि दुनिया ये धरती रहेगी कि नहीं रहेगी। इट्स वर्थ रीडिंग। अब क्या संकट है दुनिया के सामने। जब मैंने वो स्वीडिश लड़की के विरोध का बताया, तो ऑस्ट्रेलिया के एक नौजवान आदमी ने लिखा कि भाई यंग लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बेचैन हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए क्लाइमेट सुरक्षित रखो, अब ये बात करने भाषण देने का समय गुजर गया, अब करने का समय है, करके आप दिखाओ ताकि ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर सके, दुनिया सर्वाइव कर सके और हमें एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। आपने अपना जीवन जी लिया बड़ा हिस्सा, अब आपके पीछे लंबा है, आगे कम है, हमारे सामने आगे बहुत है, तो हम कैसे सुरक्षित रहें। तो एक युवक ने इस पर टिप्पणी की, वो मैं आपको सुना देना चाहता हूं कि इस जेनरेशन का, इस दुनिया का, इस सोच का संकट असल कहां है। वो कहता है यंग लोगों से, आप इसे मुझसे मत पूछिएगा कि आप इसे सहमत हैं असहमत हैं, पर ये विचार है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। You are the first generation that has demanded air conditioning in every room. Your lessons are all done on the computer. You have a TV in every room. Spend the whole day using electronic means. Instead of walking to school, take a fleet of private vehicles that clog the public streets. You are the largest consumer of consumer goods in history. Continually buying the most expensive clothing to be trendy, your protest is advertised by digital and electronic means. Guys, before protesting, turn off the air conditioning. Go to school on foot. Turn off your phones and read a book. Make yourself a sandwich instead of buying packaged food. None of this will happen because you are selfish, ill-educated, manipulated by people who use you, claiming to have a noble cause while you enjoy the wildest Western luxury. Wake up, mature and close your mouth, inform yourself of the facts before protesting. मैं इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहूंगा। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी जो सबसे ऑथराइज्ड है वो मैं पढ़ रहा था, और सिलिकॉन वैली के और भी सीईओज के बारे में, स्टीव जॉब्स के बारे में तो बड़ा क्लियरली मेंशन है, बाकी लोगों के बारे में भी, कि वो अपने घरों में अपने बच्चों को डाइनिंग टेबल पर इन इलेक्ट्रॉनिक चीजों को इस्तेमाल करने की एक सीमा के बाद इजाजत नहीं देते। उनके यहां डाइनिंग टेबल पर हिस्ट्री और वैल्यूज की बात होनी है।
पर वो दुनिया के मार्केट के लिए चीजें देते हैं। सो वी मस्ट नो कि क्यों अपने घर में वैल्यूज की बात करते हैं और बाहर इन चीजों पर ऐसा माहौल वाली ये नहीं होती। ये बहुत लंबा और चैलेंजिंग दौर है। मुझे लगता है कि हमें नए ढंग से गांधी की जरूरत पर गांधी के कारण महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने लिए महसूस करना चाहिए कि हम क्यों गांधी को चाहते हैं। दो छोटी छोटी घटनाएं सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे बोलना 25 मिनट था, बाकी 10-15 मिनट आप जो भी सवाल जवाब करेंगे वो मैं कोशिश करूंगा बताऊं। पहली चीज कि सबसे बड़ा संकट क्या है इस पीढ़ी के सामने, और जिसके लिए गांधी जैसे लोग ही इंस्पिरेशन है। गांधी जब मैं कहता हूं तो सभी पीढ़ी है उस वक्त की, सिर्फ आप गांधी अकेले नाम न लें। गांधी जब आए 12-13 के आसपास भारत, पहले 1 साल में लगभग 15 से सक्रिय हुए। उसके पहले तो देश में कहीं कुछ था ही नहीं, हजारों वर्ष से 700-800 वर्षों से हम गुलाम थे। पर उस अकेले व्यक्ति ने कैसे चेतना पैदा कर दी कि 42 आते अंग्रेजों की जेल में जगह नहीं थी रहने की, और हर तरह के लोगों को अपने साथ उन्होंने जोड़ा। वो एक अद्भुत प्रसंग है। पर गांधी ने सबसे पहले काम क्या किया? चरित्र बनाया देश। और तय क्या था उस वक्त की, जो लोग आंदोलन में, राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में आएंगे, उनके लिए पैरामीटर्स क्या है, किस तरह उनको रहना चाहिए, उनका आचार विचार क्या होगा। गांधी ने एक ही सूत्र दिया सबसे इंपॉर्टेंट, जो पश्चिम में नहीं था, साधन और साध्य का। इसके पहले पश्चिम चलता रहा मैकियावेली के दर्शन से। मैकियावेली का दर्शन क्या था? किसी तरह जो काम करना है करो, छल से, षड्यंत्र से, जो हिंसा से, जो पद पाना है पालो, उसके बाद जैसा करना है करो। गांधी अकेले व्यक्ति हुए ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक, बुद्ध वगैरह को छोड़ दीजिए उसके बाद, जो कहा कि नहीं, गलत रास्ता अपना करके अच्छे मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे आप। तो इंस और मिन्स की बात गांधी ने अकेले की। उस इंस और मिन्स में आज सबसे बड़ा जो लय था वो टूट गया है। वो कैसे टूटा, मैं खासतौर से मैनेजमेंट के छात्रों के लिए बताना चाहूंगा एक घटना से। 2004 में मैं कहीं बाहर था तो मैं टाइम मैगजीन देखा, उस पर कवरेज स्टोरी थी, और जिस महिला ने वो कवरेज स्टोरी की थी उसको पुलित्जर अवार्ड मिला था। पुलित्जर अवार्ड अमेरिका का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड पत्रकारों के लिए है, और माना जाता है एक तरह का नोबेल प्राइज। उस महिला ने किस पे स्टोरी की? वो क्या था कि इनरॉन और अमेरिकन कॉम नाम की 2 बहुत बड़ी कंपनियां थी, मल्टीनेशनल। इनरॉन ने तो भारत में भी अपना निवेश किया था। उनका टोटल टर्नओवर कई छोटे बड़े देशों से वो जीडीपी के बराबर और उनका रहा होगा। वो अचानक कंगाल और दरिद्र क्यों हो गए? बड़ा ये मतलब चिंता का विषय लोग लिए था, क्योंकि इसमें कौन लोग काम करते थे? जो स्टैनफोर्ड से पढ़ के आ रहे हैं, जो हार्वर्ड से पढ़ के आ रहे हैं, यानी जो इस तरह की श्रेष्ठ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, जहां आपके हमारे घर के बच्चों का एडमिशन हो जाते हैं तो हमने मान लिया कि वो कई पीढ़ियों के लिए हमें कोई सौगात मिल गई। उनके निकले बच्चे यहाँ काम कर रहे थे। तो एक लाइन में निष्कर्ष था कि बच्चे जीनियस थे, बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ जानते थे, पर इनमें वैल्यूज नहीं था। गांधी ने वैल्यू देने का काम किया, और ये पीढ़ी सबसे अधिक वैल्यू के संकट से गुजर रही है, देश और समाज गुजर रहा है। अब एक सवाल जो हमारे सामने आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा खड़ा है, वो क्या है? वो मैं एक घटना के द्वारा सुना देना चाहूंगा आपको। जब आप जानते हैं कि अमेरिका में पहले ब्लैक्स रहते थे, उनको कब्जा किया, तब जो आज वहां जिन लोगों ने अपना सत्ता स्थापित की, उनको वहां से कमजोर किया, उनको हटाया, तब किया। उस वक्त की एक घटना है। आप इसका मर्म समझिएगा, तब आप गांधी को समझेंगे कि ये बात सिर्फ गांधी जो कह रहे हैं वो सिर्फ देश के लिए नहीं है, वो दुनिया में इंसान किस तरह से सोचते रहे हैं, जो इंसान का अस्तित्व चाहते हैं। As we all know, when the Europeans settled in the American continent, the original inhabitants, of whom there were thousands of tribes, were systematically wiped out. George Washington, the first president of the United States of America, wrote to the chief Seattle
asking to buy the land occupied by the Esquimalt clan. सारे ट्राइब्स क्लान ने जमीन दे दिए थे, एक ट्राइब ने नहीं दिया था। उसको लिखा जॉर्ज वॉशिंगटन ने कि उससे भी आप वो जमीन लो। चीफ सिएटल न्यू he had no way but to sell the land. उस ट्राइब का आदमी जानता था मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं, जमीन बेचना ही होगा। If he did not want it taken away by force, अगर वो इनकार करेंगे तो by force they will occupy, they will win. In his reply, Chief Seattle asked some very important questions. Think about them. ये चीफ सिएटल ने जो पत्र लिखा उनको बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। गांधी भी वही सोचते थे, और कैसे सोचते थे कभी समय होगा तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उस मर्म आप समझे जिसको दुनिया आज फेस कर रही है। द प्रेसिडेंट इन वॉशिंगटन सेंड्स वर्ड्स दैट ही विशेस टू बाय आवर लैंड। उस कुनबे का, उस ट्राइब का जो चीफ है वो कह रहा है अपने लोगों से कि वॉशिंगटन के प्रेसिडेंट ने ये इच्छा जाहिर की कि हम अपनी जमीन दे दें। बट हाउ कैन यू बाई और सेल द स्काई? पर आप आसमान कैसे बेच और खरीद सकते हैं? लैंड कैसे बेच और खरीद सकते हैं? इट्स नॉट, ये इंसान ने नहीं इसको बनाया और खड़ा किया। द आइडिया इज सोचिए, विचार ही हम लोग के लिए विचित्र है, हमारे लिए नया है, हमारे लिए स्तब्ध करने वाला है। इफ यू डू नॉट ओन द फ्रेशनेस ऑफ द एयर एंड द स्पार्कल ऑफ द वाटर, हाउ कैन यू बाई? अगर आप हवा की सुगंध और पानी का जो वो होता है वो जो पीते हैं, और जो उससे जो सुख, और पानी को जो गिरता है जब आप कहीं देखें नदी का प्रवाह या वो, उन सब चीजों को खरीद कैसे सकते हैं? इफ दिस कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंज टू अस, वो कह रहा है। फिर आगे कहता है, एवरी पार्ट ऑफ अर्थ इज स्केयर्ड टू माय पीपुल। मेरे लिए धरती का हर हिस्सा जो है वो पवित्र है। एवरी शाइनिंग pine needle, every sandy shore, every mist in the dark woods, every meadow, every humming insect, all are holy in the memory of the experience of my people. हम जिस परिवेश में वायुमंडल में रहते हैं उसकी एक एक चीज, उसके पत्ते, उसके कीड़े, सब हमारे जीवन के समग्रता के हिस्से हैं। हमारे वेदों ने, पुराणों ने, हमारे यहाँ तो यही चीज हमारे ऋषियों ने कहा। यही गांधी कहते हैं, पर मैं वो गांधी को भी कोट नहीं कर रहा हूँ। We know the sap यानी सत्व, which courses through the trees as we know the blood that courses through our veins. हमारे शरीर से जो ब्लड बहता है, जिससे शरीर कायम रहता है, उसी तरह से पेड़ों के उसमें ये ब्लड है। We are part of earth and it is part of us. हम धरती के हिस्से और धरती हमारा हिस्सा है। The perfumed flowers our sister, ये फूल हमारे बहनें हैं। The bear, the deer, the great eagle, these are our brothers. The rocky crest, the dew, oats in the meadow, the body heat of the pony, and man all belongs to the same family. The rivers are our brothers. They quench our thirst. आप जानते हैं नदियाँ खत्म हो गई हैं लगभग देश से, और बड़ा संकट है एक वाला। The rivers are brothers. They quench our thirst. They carry our canoes and feed our children. So you must give the rivers the kindness that you would give to your brothers. अगर नदी के प्रति आपने वो सदा सहता नहीं दिखाई जैसे अपने भाई के प्रति दिखाते हैं, तो नदी कहाँ रहने वाली? वो आज नदी आप देख ले अपने भारत में क्या स्थिति। If we sell our land, remember that the air is precious to us, that the air shares its spirit with all the life that it supports. The wind that gave our grandfather his first breath also received his last sigh. इसी हवा ने मेरे ग्रैंडफादर्स को जीवन दिया, उनकी मौत भी इसी उसमें हुई, आबो हवा में हमारी भी हुई, हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी होगी। The wind also gives our children the spirit of life. So if we sell our land, you must keep it apart and scared, as a place where man can go to taste the wind that is sweetened by the meadow flowers. अगर हम आपको जमीन देते हैं तो उसकी पवित्रता इस ढंग से आप बनाए रखें। Will you teach your children what we have taught our children? क्या आपने बच्चों को यही पढ़ाएंगे जो हमने अपने बच्चों को शिक्षा दी है? यानी वेस्टर्न एजुकेशन और एक ईस्टर्न भी कह लीजिए, या जो सनातन मूल्य हैं वो दुनिया में लगभग एक तरह के हैं। That the earth is our mother. What befalls the earth befalls the sons of the earth. अगर कोई अशुभ चीज धरती के साथ होती है तो हमारे साथ होती है। This we know, the earth does not belong to man and man belongs to the earth. All things are connected like the blood that unites us well, us all. Man did not weave the web of life. He is merely a strand to it. Whatever he does to the web, he does to himself. ये उस व्यक्ति ने एक
आप जब कहते हैं ट्राइबल्स का, तो एक अपर आदमी ने ये पत्र जॉर्ज वॉशिंगटन को भेजा। आज दुनिया के वैज्ञानिक कह रहे हैं, गांधी ने चिताया, हमारे ऋषियों ने कहा, ये ब्रह्मांड, ये कॉस्मोस अकेले नहीं, आप उसके हिस्से। गांधी ने कहा बहुत मोटे तौर पे कि नेचर आपकी हर जरूरत को पूरी करेगा, आपकी ग्रीड को पूरा नहीं करेगा। आज इस कंज्यूमर कल्चर ने जो वेस्ट से जन्मा, उसने सबसे अधिक ग्रीड पैदा किया है, जिससे हमारी धरती पर ये खतरे हैं जो आज आप देख रहे हैं, पानी पीने से लेकर के, हवा प्रदूषण से लेकर के, सारी चीजों का। तो मुझे लगता है कि इस अवसर पर हम गांधी को गांधी के लिए नहीं, अपने लिए गांधी को याद करें। और इस अर्थ में मैं मानता हूं कि गांधी अंतिम विकल्प हैं। इस पर बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं समय से ज्यादा बोल दिया, इसलिए संक्षेप में मैं खत्म कर रहा हूं। अगर कोई सवाल हो तो जरूर मैं आपको अपना विचार उसके संदर्भ में रखना चाहूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपके बीच होने का मुझे अवसर मिला, और डॉक्टर चतुर्वेदी जी, बिमटेक परिवार का मैं आभारी हूँ कि आपने यह अवसर दिया। धन्यवाद।